इससे हमें समझ आया, इससे हमें क्या समझ आया कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर बॉडी का मास जो है वो कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मेरा नाम है अफ़ान। लास्ट वाली वीडियो में हमने न्यूटन की फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया था, उससे हमने समझा था, डिस्क्राइब किया था, और आज हम देखेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या कहता है। देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ में कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। आपको फिर ये जंतर मंतर लग रहा होगा, लेकिन ये जंतर मंतर बिल्कुल नहीं है। हम इसे समझेंगे तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर समझ आ जाएगी। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, पार्ट्स में समझेंगे तो हमें समझ आएगी। देखिए, कह रहा है व्हेन अ फोर्स, जब एक फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्ट करती है बॉडी पे या एक्ट होती है बॉडी पे, क्या होता है फिर? इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है बॉडी में। अगर आपको एक्सेलरेशन का मतलब पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो टेंशन नहीं लेनी, मैं बताऊंगा आपको। इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, और फिर क्या होता है? एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी प्रोड्यूसेस इन द बॉडी, जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली रिलेशन करता है किसके साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई है, टू द अप्लाइड फोर्स, जो कि आपने फोर्स लगाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो पहले हम इसे समझते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उस बॉडी में सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है? उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले हमें जानना है कि ये एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं ये खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरा जाहिर सी बात है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हूँ मैं, तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो तो ज़ीरो होगी। फ़र्ज़ करें मेरे पीछे से मुझे मेरे दोस्त ने धक्का दिया, ठीक है, और उसने कुछ फोर्स लगा के मुझे धक्का दिया, तो क्या होगा? मैं कुछ आगे की तरफ मूव कर जाऊँगा और इधर आ जाऊँगा, तकरीबन इन द स्टेट ऑफ मोशन में आ जाऊँगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? ज़ीरो थी। क्यों थी? क्योंकि मैं इन द स्टेट ऑफ कहाँ था? रेस्ट पे था। लेकिन देखें, अब मैं क्या हूँ? अब मैं मोशन की स्टेट में हूँ। तो जब मैं मोशन की स्टेट में हूँ तो डेफिनेटली जो मेरी वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो तो नहीं होगी, वो कुछ भी एक्स वाई जी हो सकती है। तो मैं कह देता हूँ तो जो मेरी वेलोसिटी है वो वी है। तो देखें, मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी क्या थी? ज़ीरो थी। अब फाइनल वेलोसिटी मेरी एक्स वाई जी कुछ भी है तो मैंने कह दिया वो वी है। तो इस वेलोसिटी में आने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा या नहीं लगा होगा? तो देखिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। आप ये समझिए कि 5:10 में मैं था इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पे, और 5:15 में मैं हो गया इन द स्टेट ऑफ मोशन में। तो देखें, टाइम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया और मैंने अपनी स्टेट को चेंज किया। स्टेट को चेंज करना यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज करना। तो मुझे पता है कि जब भी वेलोसिटी यानी जब वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से, तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो देखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पूरी एक एक पार्ट करके देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। तो हमें ये तो समझ आ गया कि मैंने फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। अब देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या है? एक फुटबॉल है जिसका मैंने कह दिया जिसका मास जो है वो m है।
ठीक है। और देखिए क्योंकि ये रेस्ट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। मैंने क्या किया, इस पर कुछ फोर्स लगाई और ये फोर्स लगा के ये क्या हो गया, जो रेस्ट पे थी फुटबॉल वो मोशन में आ गई। अभी भी मैथ तो इसका सेम रहेगा, मैथ तो चेंज नहीं ना हो सकता। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, अब इन द स्टेट ऑफ मोशन है, तो मैंने आपको बताया वो तो वेलोसिटी इसने कुछ ना कुछ गेन की और कुछ टाइम लगा इसे गेन करने में वेलोसिटी। तो क्या होगा, हम कह रहे थे उस वेलोसिटी जो गेन टाइम जो लगा उसे वो टी टाइम लगा है। टाइम कितना लगा है, टी टाइम लगा है। तो देखिए व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब वो फोर्स एक्ट की किसी बॉडी पे तो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, और जो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो कह रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब इसे समझते हैं। देखिए समझ नज़र आ रहा है, हाँ देखिए क्या हो रहा है, वो कह रहा है जो एक्सीलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स जो कि हमने फोर्स लगाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे कहें, देखिए ये उसने बात की मैथमेटिकली, तो उसने ये बात की, लेकिन अब हमने इसे प्रूफ करना है या फिर हमने इसे समझना है कि ऐसा किस तरीके से मुमकिन है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक साइकिल है, ये क्या है, ये हमारे पास एक साइकिल है, और मैं कहता हूँ आपने इस पर फोर्स लगाई इस पर, लेकिन जो फोर्स लगाई है ना वो थोड़ी कम फोर्स लगाई है। जब आपने थोड़ी कम फोर्स लगाई है तो ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट था, तो ये थोड़ा सा ही आगे मूव करेगा क्योंकि आपने फोर्स कम लगाई है। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी बॉडी पे थोड़ी, अगर मुझे आप या अगर आपको कोई हल्का सा धक्का देगा तो आप ज़्यादा दूर जाएंगे, नहीं आप ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, आप अपनी स्टेट को रेजिस्ट कर लेंगे। आप इन द स्टेट ऑफ आप अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं तो आप शायद 2-3 कदम आगे जाए और फिर आप अपनी जगह वापस यानी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पे वापस आ जाए। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने इस जो आपने इस साइकिल पे बहुत ज़ोर से यानी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई है तो क्या होगा, ये जो साइकिल है बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। इससे हमें पता लगा यानी कि अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो एक्सीलरेशन भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी वेलोसिटी जो है वो कम यानी कम ज़्यादा नहीं, वेलोसिटी में चेंज जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहा। यानी अगर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इन द स्टेट ऑफ मोशन में शायद इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी जीरो है और मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई साइकिल पे तो हो सकता है इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से हमें पता लगा कि जो वेलोसिटी यानी जो एक्सीलरेशन है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर फोर्स कम लगेगी तो एक्सीलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। यानी अगर फोर्स कम लगेगी तो जो बॉडी है उसके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा लगती है तो जो बॉडी है उसके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब देखते हैं कि फोर्स का मास के साथ क्या रिलेशन है। तो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ जो फोर्स है ना उसका जो मास है, किसी भी बॉडी का मास है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अब आप कहेंगे कैसे भाई, ऐसा किस तरीके से हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोबारा हम देखते हैं, एक साइकिल है, एक क्या है, एक हमारे पास साइकिल है, और इस बारी मैं कहता हूँ आपके साथ साइकिल के साथ एक गाड़ी भी है। ठीक है, ये हमारे पास एक गाड़ी भी है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आपने इस पे इसको फोर्स लगा के इसको अपनी जगह से हिलाना है। तो क्या होगा, जब आप गाड़ी साइकिल है ना, साइकिल जब आप इस पर कम, क्योंकि अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो साइकिल है, अब साइकिल का मास ज़्यादा होता है, गाड़ी का मास ज़्यादा होता है। कहने का मकसद है जो साइकिल है वो ज़्यादा भारी होती है, ये गाड़ी है वो ज़्यादा भारी होती है। तो आप लोग मुझे कहेंगे भाई जाहिर सी बात है जो साइकिल है वही कम यानी वही जो है वो उसका कम वेट होता है, यानी वो उसका कम मास होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि जो साइकिल है उसका मास क्या है, उसका मास कम है, और जो गाड़ी है उसका मास ज़्यादा है, उसका वज़न ज़्यादा है। तो देखें जिसका मास ज़्यादा, अब इसको, अब साइकिल को अगर मैं थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगा ना, साइकिल को अगर मैं थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगा तो साइकिल जो है इन द स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं गाड़ी को, जितनी मैंने साइकिल को फोर्स लगाई है उतनी फोर्स लगाऊंगा तो गाड़ी शायद मोशन में ना आ सके। इसके लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, गाड़ी को मुझे इन द स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इससे मुझे समझ आया कि अगर बॉडी का जो मास है वो कम है तो बॉडी पे फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर बॉडी के अंदर बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा है तो बॉडी पे फोर्स भी ज़्यादा लगाकर उसे मोशन में ले जाना पड़ेगा। तो इससे हमें समझ आया कि जो फोर्स है वो डायरेक्ट रिलेशन उसका एक्सेलरेशन के साथ भी है, और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो किसके साथ है, वो मास के साथ भी है। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M में, कि ऐसा आएगा ही नहीं आएगा। अब अगर मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी को की साइन को ख़त्म करना हो तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो कांस्टेंट है ये
और साथ m और a तो आएगा। अब ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी बेसिकली ये जो कांस्टेंट होता है वो k की जगह होता है, और इस k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। यानी जो k है ना, k ये एक ऐसा नंबर है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। वो अगर मास ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी जगह एक्सेलरेशन कम हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, वो इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो हम इस कांस्टेंट को एक दफ़ा के लिए हटा देते हैं और हम लिखते हैं F = ma। तो ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ना ये पूरी नहीं हुई है। अभी हम इसको मज़ीद समझते हैं कि जो आखिरी पार्ट है ये हमें क्या कह रहा है। दिया F में यहाँ तक तो हमने देख लिया कि हाँ भाई ऐसा होता है, लेकिन अब हमने देखना है कि जो एक्सेलरेशन है उसका मास के साथ क्या रिलेशन है, तो वो देखते हैं हम। देखें मास जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ, वहाँ जाके f के साथ डिवाइड होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा F = F/m। और अगर हमें सिर्फ एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन देखना हो तो हम एक दफ़ा को फोर्स को ना ज़रा साइड पे करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। तो देखें यहाँ से हमें पता लगा कि जो एक्सेलरेशन है उसका मास के साथ एक इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। अब ये किस तरीके से है भाई, ये क्या, अब हम इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से। दोबारा लें, हम देखते हैं कि हमारे पास एक साइकिल है जो कि हमने 3 दफ़ा बना ली है, दोबारा बना लेंगे। हमारे पास एक साइकिल है और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गाड़ी भी है, हमारे पास एक गाड़ी भी है। अब देखें मैं आपको कहता हूँ कि इस साइकिल का मास क्या है, हमने पहले बता दी मास का जो साइकिल का मास है वो कम है, गाड़ी का मास क्या है, गाड़ी का मास तो ज़्यादा है। तो अगर मैं दोनों साइकिल और गाड़ी पे दोनों पे एक इक्वलेंट फोर्स यानी दोनों पे बराबरी की फोर्स लगाऊं तो आप मुझे बताएं एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, यानी कौन ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, यानी कौन ज़्यादा मोशन करेगा। तो आप मुझे कहेंगे भाई कि जो फोर्स है, आप मुझे कहेंगे कि जो फोर्स है, जो अगर मैं दोनों पे इक्वलेंट फोर्स लगाऊं तो जो साइकिल है वो जो है वो ज़्यादा मोशन करेगी, यानी वो ज़्यादा इन द स्टेट ऑफ मोशन में अपनी ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगी और उसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम गाड़ी की बात करें, अगर इक्वलेंट फोर्स गाड़ी पे लगाई जाए तो गाड़ी में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। इससे हमें क्या समझ आया कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर बॉडी का मास जो है वो कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इधर से हमें समझ आया कि एक्सेलरेशन और मास के साथ एक इन्वर्स रिलेशन पाया जा रहा है। तो ये है हमारे पास न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। और अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में जिस तरीके से मैंने ऊपर लिखा था लिखें तो ये बन जाएगा F = ma। ये था हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ। होपफुली आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और इसे शेयर भी कीजिएगा। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।